अच्छा भाई देखें, अब हम सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो पिछली क्लासेस के अंदर अब तक जो हमने चीज़ें कवर अप कर ली हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस टैक्सेशन इज़ दैट कि हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैक्सेशन के अंदर अब तक एक कॉन्सेप्ट जो डिस्कस कर लिया है दैट इंक्लूड्स द टैक्स ईयर। उसके अलावा हमने दूसरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन। फिर हमने एक बात ये भी डिस्कस कर ली हेड्स ऑफ इनकम क्या क्या होते हैं, रेजिडेंट क्या होता है, नॉन रेजिडेंट क्या होता है, और रेजिडेंट इंडिविजुअल का टैक्सेशन किस तरह से होता है, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल का टैक्सेशन कैसे होता है। तो हमने ये तमाम की तमाम चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। मैंने जैसे कि आपसे पहले भी कहा था कि ये सारे के सारे लेक्चर्स जो इनिशियल हैं वो स्क्राइबर के वेब पोर्टल पे भी अवेलेबल हैं और वो कुछ इनिशियल लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल हैं। तो आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं, आप स्क्राइबर के वेब पोर्टल से भी देख सकते हैं। दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन डू। सही है जी। अच्छा अब देखें, आप बात समझिएगा ज़रा। बात यह है कि ये तो मैंने आपसे कहा था, अब आज जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन में से ही है, लेकिन ये वो कॉन्सेप्ट है कि जो कि आपने अगर पिछले कॉन्सेप्ट्स नहीं भी पढ़े हुए तो वो आपको ये समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है अगेन कि आप लोग जो है ना वो अपने लेक्चर्स ऑनलाइन देखते रहें और आज से आप मेरे साथ जुड़ जाएँ तो इंशाल्लाह आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी, देखें सबसे पहली चीज़ तो कुछ तरीके से कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ विद रिस्पेक्ट टू दी डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, तो मैं ज़रा डिस्कशन करता हूँ इसकी अबाउट दिस डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। कि जो डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी है इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है, इसकी ज़रा कुछ थोड़ी सी जनरली डिस्कशन कर लेते हैं और बात कर लेते हैं। देखो एक बात तुम्हें पता है कि हमारे पास हम जो इस वक्त पढ़ रहे हैं वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द इनकम टैक्स। आई रिपीट, एक बात तुम लोगों को पता है कि इस वक्त जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ एक्चुअली द इनकम टैक्स। अच्छा, इनकम टैक्स का मतलब क्या है कि सिंपली आपकी जो इनकम है उस इनकम के ऊपर जो टैक्स लगेगा दैट इज़ गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज इनकम टैक्स। आई रिपीट, सिंपली आपकी जो इनकम है उस इनकम के ऊपर जो टैक्स लगेगा दैट इज़ गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज इनकम टैक्स। अच्छा अब बात सुनिएगा। तो भाई ये जो हमारी इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा वो टैक्स किस तरह से कैलकुलेट होगा, हाउ टैक्स अथॉरिटीज़ कितना टैक्स लगाएंगी, किस तरह से टैक्स लगाएंगी टैक्स अथॉरिटीज़, तो उसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। देखें पहले हम एक चीज़ पढ़ चुके हैं कि टैक्सेशन के पर्पजेस से तीन तरह के पर्सन होते हैं। तीन तरह के पर्सन क्या होते हैं, मतलब यानी कि टैक्स लॉस के हिसाब से कोई भी जो टैक्स देता है वो कौन होता है, या तो वो एक इंडिविजुअल होता है, या फिर वो एक कंपनी होता है, या फिर वो एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है। और एसोसिएशन ऑफ पर्सन को हम क्या कहते हैं, AOP। सो मैंने आपसे कहा कि जो भी टैक्स देता है या तो वो एक इंडिविजुअल है, या फिर वो एक कंपनी है, या फिर वो एक AOP है। तो इंडिविजुअल का टैक्स डिफरेंट है, AOP का टैक्स रेट डिफरेंट है, कंपनी का टैक्स रेट डिफरेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब हम क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हम ये पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि अगर एक इंडिविजुअल हो, एक AOP हो, एक कंपनी हो, तो वो अपनी इनकम के ऊपर टैक्स किस तरह से पे करेंगे, दैट इज़ समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू स्टडी नाउ। अच्छा अब मैं आपको देखें एक चीज़ ये बता दूं कि जो टैक्स रेट्स होते हैं ना, टैक्स रेट्स, वो टैक्स रेट्स जो है ना वो यूजुअली हर साल चेंज होते हैं। सो मैं रिपीट करता हूँ, जो टैक्स रेट्स होते हैं वो यूजुअली हर साल चेंज होते हैं। आप कहेंगे क्या मतलब हर साल चेंज होते हैं, हाँ, तो हर साल जो है वो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी गवर्नमेंट एक बजट अनाउंस करती है और बजट में गवर्नमेंट जो है ना वो मुख्तलिफ तरह के नए टैक्स लॉज भी लेके आती है। तो अक्सर और बेशतर क्या होता है कि नए टैक्स लॉज जब लेके आ रही होती है तो उस वक्त डिफरेंट टैक्स रेट भी अनाउंस कर रही होती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या कर रही होती है, गवर्नमेंट आपको डिफरेंट टैक्स रेट्स भी अनाउंस कर रही होती है। सो आई रिपीट, गवर्नमेंट क्या कर रही होती है, गवर्नमेंट डिफरेंट टैक्स रेट्स भी अनाउंस कर रही होती है। अब बात सुनिएगा, तो जो टैक्स रेट्स गवर्नमेंट अनाउंस करती है ना वो आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मौजूद होते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या होता है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वो लॉ है जो कि पूरे के पूरे इनकम टैक्स के बारे में गाइड करता है
कि इनकम टैक्स किस तरह से कैलकुलेट होगा, किस किस तरह से नहीं कैलकुलेट होगा, ये आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस गाइड करता है। सो आई रिपीट, आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर टैक्स लॉ, टैक्स रेट्स मौजूद होते हैं कि आपका इनकम टैक्स किस किस रेट पे किस किस तरह से कैलकुलेट होगा। दैट इज समथिंग दैट इज अवेलेबल। अच्छा, अब बात सुनिएगा और समझिएगा। सो बेसिकली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मुख्तलिफ तरह के शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल्स का मतलब आप ये समझ लें कि अटैचमेंट, शेड्यूल का मतलब आप ये समझ लें अटैचमेंट। अच्छा, अब जो अटैचमेंट्स हैं ना शेड्यूल्स के, उसमें एक शेड्यूल है फर्स्ट शेड्यूल, और वो जो फर्स्ट शेड्यूल है उस फर्स्ट शेड्यूल में सारे दुनिया जहाँ के जो टैक्स रेट्स हैं ना वो मेंशन है। आई रिपीट, जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें सारे दुनिया जहाँ के जो टैक्स रेट्स हैं ना वो मेंशन है। तो अब बात ज़रा समझिएगा। आपके लिए कैफ 2 जो टैक्सेशन का पेपर है, आपके लिए जो कैफ 2 टैक्सेशन का पेपर है, उस कैफ 2 टैक्सेशन के पेपर में आपको टैक्स रेट याद नहीं करना है। आई रिपीट, आपको टैक्स के रेट्स याद नहीं करना है। आई कैप या ACCA भी अगर टैक्स का पेपर पूछता है या कोई भी पेपर पूछता है तो वो आपको टैक्स के रेट्स याद नहीं करवाता, क्योंकि देखें रेट्स याद करना कोई कमाल नहीं है। अगर मुझे कोई रेट्स गिवन हो, उस रेट्स को अप्लाई करना कमाल है, रेट्स याद करना कमाल नहीं है। याद रखिएगा, रेट्स याद करना कोई कमाल थोड़ी है, रेट्स को अप्लाई करना कमाल है। सही है ना। तो अब देखें, आप बात समझिएगा ज़रा। तो हमारे पास यहाँ पे बुक में ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी है, इस टॉपिक के अंदर यानी कि इस चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट में जो टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, उस डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी के अंदर मुख्तलिफ तरह के टैक्स रेट्स की डिटेल गिवन है जो कि आपके कोर्स के अंदर शामिल है। तो हम वन बाय वन उनको सबको वन बाय वन डिस्कस करते चले जाएंगे। अच्छा जी, देखें, पहली बात तो आपको टैक्सेस में क्या कहता है, कह रहा है जी टैक्स की डेफिनेशन क्या है। टैक्स मीन्स एनी टैक्स इम्पोज्ड अंडर द ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस, कौन से ऑर्डिनेंस की बात हो रही है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की बात हो रही है। एंड इंक्लूड्स एनी पेनल्टी, फी और अदर चार्ज और एनी सम और अमाउंट लेविएबल और पेबल अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। सो आपका जो बेसिकली टैक्स है, उस टैक्स में क्या कुछ शामिल होता है? उस टैक्स में आपने वो तमाम टैक्स जो पे किए, प्लस अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत कोई पेनल्टी दोगे, कोई फ़ी दोगे एक्सेट्रा, वो भी सब कुछ टैक्स की डेफिनेशन में फॉल करेगी। एक बात। अच्छा जी, अब सिचुएशन को इस तरीके से कि आपके पास ये पूरा का पूरा टैक्स रेट का कार्ड गिवन है, ये आपके पूरा का पूरा टैक्स रेट का कार्ड गिवन है। मैंने आपसे कहा कि आपको एग्ज़ाम में ये टैक्स रेट्स गिवन होंगे। आई रिपीट, मैंने आपसे कहा कि आपको एग्ज़ाम में ये टैक्स रेट्स गिवन होंगे। ये टैक्स रेट आपको पता होंगे एग्ज़ाम में कि जी ये टैक्स रेट है, एंड यू वुड एक्चुअली भी मतलब यानी आप इन टैक्स रेट्स को दिमाग में रखते हुए काम कर रहे होंगे। सही है ना। अब देखें, तो सबसे पहली बात तो ये कि ये एक टैक्स रेट्स का टेबल गिवन है जो कि सैलरीड इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई होगा। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हु इज़ अ सैलरीड इंडिविजुअल, तो उस पर हम ज़रा थोड़ी देर बाद बात करते हैं। बट फॉर द टाइम बिंग हम ये देखें कि जो टैक्स का टेबल गिवन है, ये टैक्स के टेबल को अप्लाई कैसे किया जाता है। तो इस टैक्स के टेबल के अंदर ये जो मुख्तलिफ सीरियल नंबर गिवन है ना, ये इसको कहते हैं हम स्लैब्स। टैक्स की ज़बान में इसको कहते हैं स्लैब्स, यानी कि इसको आप अक्सर व बेहतर लोगों को बात करते हुए देखेंगे, आप कहेंगे टैक्स स्लैब्स। क्या कहेंगे आप? टैक्स स्लैब्स। सो रिपीट, अक्सर व बेहतर आप लोगों को बात करते हुए देखेंगे तो ये जो है ना टैक्स स्लैब्स कहलाते हैं। ये जो अलग अलग कि भाई इतने रुपए से लेके इतने रुपए तक की इनकम तो इतना टैक्स, ये टैक्स स्लैब्स कहलाते हैं। तो अब हम एक बात करते हैं कि आप देखें, ये पूरा का पूरा जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सैलरीड इंडिविजुअल से रिलेटेड है, जिसमें आपको कह रहा है वेयर द टैक्सेबल इनकम, कौन सी इनकम? टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 600,000 देन द रेट ऑफ टैक्स इज गोना बी 0%। तो इसका मतलब अदर वे राउंड क्या हो गई कि जो अप टू 600,000 रुपीज़ है ना, अप टू 600,000 रुपीज़ है, इसको नाम दिया जाता है BTL। अप टू 600,000 रुपीज़ जो है इसको नाम दिया जाता है BTL। क्या मतलब BTL? तो यानी कि जो अप टू 600,000 रुपीज़ है, ये अप टू 600,000 रुपीज़ इज़ एक्चुअली बिलो टैक्सेबल लिमिट। अप टू 600,000 रुपीज़ क्या है? इट इज़ बिलो टैक्सेबल लिमिट। तो टैक्सेबल लिमिट से जो कम होगी
अप टू 600,000 वो बिलो टैक्सेबल लिमिट है, यानी कि उसके उस दर तक टैक्स नहीं है। अगली बात यह है कि जैसे आप ये देखेंगे कि द टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स ₹600,000 but does not exceed ₹1.2 million. So for example अगर तुम्हारी इनकम लेट से के 9,50,000 रुपये, अगर तुम्हारी इनकम 9,50,000 रुपये है तो उस केस में तुम्हारा टैक्स लाइबिलिटी कितनी होगी उसको ज़रा देखना। उस केस में तुम्हारी टैक्स लाइबिलिटी इतनी होगी, आपको कहेगा कि जी टैक्स लाइबिलिटी कितनी है भाई, ₹30,000 प्लस 10% ऑफ द अमाउंट, सॉरी यार एक सेकेंड, 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹600,000। यानी कि क्या हो गया, यानी कि आप क्या कहोगे, आप कहोगे टैक्स ऑन ₹600,000 वो है ज़ीरो। तो जो पहले 6 लाख रुपए ना, उस पहले 6 लाख रुपए के ऊपर जो टैक्स है, वो पहले 6 लाख रुपए के ऊपर जो टैक्स होगा दैट इज़ गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज ज़ीरो। और उसके बाद जो है आप कहेंगे टैक्स ऑन बैलेंस। बैलेंस कितना है, 9.5 लाख रुपए की अगर आमदनी थी और 6 लाख रुपए तक जो है ना तुम्हारा पिछला स्लैब एंड हो रहा था, तो जो भी बैलेंस है उसके ऊपर 5% टैक्स लगेगा। तो जो भी बैलेंस है उसके ऊपर 5% टैक्स लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 950,000 माइनस 600,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, सो दिस एक्चुअली गिव्स यू 17,500। सो तुम्हारी टैक्स लाइबिलिटी 17,500 हो जाएगी। सो रिपीट, तुम्हारी टैक्स लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी, 17,500 रुपये हो जाएगी। किस पे, अगर तो तुम्हारी टैक्सेबल इनकम 950,000 है तो, आई रिपीट, अगर तो तुम्हारी टैक्सेबल इनकम 950,000 है तो तुम्हारी टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगी 17,500। सही भाई, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जी भाई, किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? समझ में आया? समझ में आया? ये बेसिकली क्या था कि ये रेलेवेंट स्लैब था। आई रिपीट, ये रेलेवेंट स्लैब था। इस रेलेवेंट स्लैब की बेसिस के ऊपर हमने कैलकुलेशन कर ली। तो क्या रेलेवेंट स्लैब था उसको ज़रा समझिए। आपका रेलेवेंट स्लैब जो था वो ये वाला स्लैब था। क्या था, ये वाला स्लैब था। तो इस स्लैब की बेसिस के ऊपर आपने जब अपनी वर्किंग कर ली। अच्छा भाई, समझ में आया ना सबको? अच्छा, एक क्वेश्चन है। जी जी सही, गुड इनफ, थैंक यू। अच्छा, एक क्वेश्चन है फॉर आपका, सर बुक्स टैक्स बी लॉ और FAR 1 की सेम है कि चेंज हुई हैं? यार बी लॉ में जो ना चैप्टर्स ऐड हुए हैं, FAR 1 में कुछ चैप्टर्स रिमूव हुए हैं, कुछ एक आध ऐड हुआ है। IAS 33 जैसे IAS 8 की एडिशन हुई है। और टैक्स में जो ना चेंजेस हैं, क्योंकि टैक्स वो चेंज हो गया ना, फाइनेंस एक्ट चेंज हो गया तो टैक्स चेंज हो गया। अच्छा भाई, अब देखें ये स्लैब आपके पास है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अच्छा न्यू बुक्स कब तक आएंगी? तो बेटा मेरी एक्सपेक्टेशन है नेक्स्ट वीकेंड तक आ जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा भाई, अब ज़रा बात समझिएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक बंदा है, उसकी सैलरी इनकम है, लेट्स से कि उसकी सैलरी इनकम है 6350,000। आप उसकी टैक्स लाइबिलिटी निकालें। मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक बंदा है, उसकी सैलरी इनकम है 6350, आप उसकी टैक्स लाइबिलिटी निकालें।
जी भाई क्या हुआ, व्हाट्स द आंसर? ओके, एक आंसर है 45,000, एक आंसर है 973,750। जी व्हाट एल्स? दो लोगों के डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, मैं कैसे करूं? 63,50,000 जो है वो अगर सैलरी इनकम है तो उस पर टैक्स बताएं कितना होगा? आई रिपीट, 63,50,000 अगर सैलरी इनकम है तो उस पर टैक्स बताएं कितना होगा? सही है, चलें देखते हैं इसको, सही है ना? ना देखें, आपके पास सिचुएशन ऐसी है कि इट इज़ बेसिकली 63,50,000 राइट। सो अगर ये 63,50,000 है तो ये वाला हो जाएगा स्लैब, राइट? स्लैब नंबर 7। तो अगर ये स्लैब नंबर 7 अप्लाई होगा, सो हम किस तरह से टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे? लेट्स टॉक। सो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि जो इनकम है वो 63,50,000 मैंने आपसे कहा था ना, सही है? अब देखें, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे टैक्स ऑन ₹5 million इज 6,70,000। तो जो बेसिकली 5 लाख है उसके ऊपर टैक्स कितना होगा? 6,70,000। और उसके बाद आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे टैक्स ऑन बैलेंस एट 22.5%। सो जो बैलेंस अमाउंट है उस पर 22.5% टैक्स होगा। बैलेंस अमाउंट कितना होगा? 63,50,000 माइनस 5 million। सो रिजल्टिंगली इस पर 22.5% का आप टैक्स रेट लगाएंगे। सो 63,50,000 माइनस 5 million इंटू 22.5%। सो दिस इज एक्चुअली गोना बी 303,750। सो ये हो जाएगा आपका 903,750। क्या हो जाएगा? 903,750। ऐसे ही है। क्या मैं गलत कर रहा हूँ या तुम लोग गलत कर रहे हो? सॉरी सॉरी सॉरी, सही 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 973। ओके, 973,750। 973,750 इज व्हाट इट इज। सो यहाँ तक क्लियर है ना? अच्छा, अब देखें, अब बात सुनिएगा। तो ये हमने क्या कर लिया, मैंने आपको एक चीज़ ये एक्सप्लेन कर दी कि जी जो टैक्स रेट है, यानी कि जो टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन होती है, उस टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन करने के लिए हम क्या करते हैं? हमें टैक्स रेट कार्ड गिवन होता है। वो टैक्स रेट कार्ड गिवन होता है तो उस टैक्स रेट के तहत जो है ना आप अप्रोप्रिएट टैक्स रेट अप्लाई करते हो और आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हो। सही? अच्छा, अब मैं ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़ते हुए मैं कुछ और चीज़ें भी ज़रा डिस्कस करूँगा। तो अब देखें, ज़रा एक चीज़ समझिएगा, वो ये है कि मैंने आपसे कहा था टैक्स रेट फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स। सही है? अब ज़रा बात सुनिएगा और बात ज़रा समझिएगा। कहता है क्या है? वेयर द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी exceeds 75% of his taxable income, the rate of tax shall be applied is as follows। अब एक बात ज़रा मेरी समझिएगा, वो ये है कि देखें, जो एक इंडिविजुअल है ना, वो इंडिविजुअल को टैक्स की कैलकुलेशन के अंदर आप दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक आप कह सकते हैं कि ही और शी इज गोइंग टू बी अ सैलरीड इंडिविजुअल। द ऑल्टरनेट केस इज गोइंग टू बी, आप क्या कहेंगे? अदर देन सैलरीड। आप क्या कहेंगे? अदर देन सैलरीड। सो आई रिपीट कि जो एक इंडिविजुअल होता है वो या तो सैलरीड इंडिविजुअल होगा या फिर वो अदर देन सैलरीड इंडिविजुअल होगा।
ना ज़रा थोड़ी सी बात समझिएगा कि सैलरीड इंडिविजुअल क्या होगा, अदर देन सैलरीड इंडिविजुअल क्या होगा, उसकी मैं आपको कुछ थोड़ी सी डिस्कशन करता हूँ। आपको कह रहा है कि देखो तुम्हारे पास मुख्तलिफ हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, तुम्हारे पास मुख्तलिफ हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंडिविजुअल है, उसने 3 हेड्स ऑफ इनकम से पैसे कमाए। उसने बिजनेस से भी पैसा कमाया है, उसने प्रॉपर्टी से भी पैसा कमाया है, और उसने सैलरी से भी पैसा कमाया। अब बात सुनिएगा, बात यह है कि इसने बिजनेस से कितने पैसे कमाए, 5 लाख रुपए। बात यह है कि जी प्रॉपर्टी से कितने पैसे कमाए, प्रॉपर्टी से 2.5 लाख रुपए कमाए। जी सैलरी इसकी कितनी थी साहब की पूरे साल के अंदर। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट इनकी जो सैलरी थी वो 3250000 थी। तो इनकी जो पूरे साल के अंदर जो सैलरी थी वो 3250000 थी। अब ना, अब हम क्या करेंगे, हमें ये देखना है कि क्या ये बंदा सैलरीड इंडिविजुअल है या नहीं है। तो हम किस तरीके से देखेंगे उसको ज़रा देखिएगा। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे 500,000 प्लस 250,000 प्लस 3250। सो रिजल्टिंगली हम ये कहेंगे कि 4 मिलियन इज़ बेसिकली इज़ टोटल इनकम। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि यार इसकी जो टोटल इनकम है वो इसकी टोटल इनकम 4 मिलियन है। आई रिपीट, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे यार इसकी जो टोटल इनकम है वो कितनी है, 4 मिलियन है। अब बात सुनिएगा, क्या ये बंदा सैलरीड इंडिविजुअल कहलाएगा। आई रिपीट, क्या ये बंदा सैलरीड इंडिविजुअल कहलाएगा। तो आप सवाल ज़रा समझिएगा, इसका आंसर वो ये है कि आप इसकी जो सैलरी की इनकम है उसको कंपेयर करेंगे इसकी टोटल टैक्सेबल इनकम से। तो आप देखें ये कितना परसेंट आता है, 3250 डिवाइड बाई 4000। सो ये आता है 81.25%। कितना आता है, 81.25%। अच्छा, तो बेसिकली अगर ये वाली जो परसेंटेज है, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 75%, तो वो जो बंदा है ही इज़ गोना बी कंसिडर्ड एज अ सैलरीड इंडिविजुअल। आई रिपीट, इफ दिस इज गोना बी ग्रेटर देन 75%, so the person is going to be considered as a salaried person. If this is greater than 75%, the person is going to be considered as salaried person. देख लें, हाँ भाई देख लें, और अगर किसी को भी कोई भी इशू हो तो प्लीज़ पूछ लें। Anyone having any issues, please let me know. तो भाई ये जो सैलरी, क्योंकि देखें ना आपके पास जब एग्ज़ाम में भी जाएंगे ना तो आपको मल्टीपल टैक्स रेट्स गिवन होंगे, तो उसमें सैलरीड इंडिविजुअल का टैक्स रेट कार्ड अलग होता है, अदर देन सैलरीड का टैक्स रेट कार्ड अलग होता है। ये कैसे पता लगेगा कि एक इंडिविजुअल सैलरीड है या नहीं है। तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसकी सैलरी से इनकम आ रही है तो वो सैलरीड है, नहीं। आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि सैलरीड होने के लिए आपकी जो सैलरी इनकम है वो आपकी पूरी टैक्सेबल इनकम का मोर देन 75% होना चाहिए। हाँ भाई सही है सारे, ओके है। सही, चलें, गुड इनफ। सो बेसिकली देखें, दोबारा मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ कि आप देखें आपको क्या कह रहा है। आपको कह रहा है कि वेयर द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी एक्सीड्स के वर्ड पे ज़रा फोकस करिएगा। अगर सिर्फ 75% है ना तो भी सैलरीड नहीं होगा, एक्सीड होनी चाहिए, एक्सीड 75% ऑफ हिज टैक्सेबल इनकम। द रेट टू बी अप्लाइड इज सेट आउट इन द फॉलोइंग टेबल बिलो। तो खैर ये सैलरी का टैक्स रेट अप्लाई होगा। तो आपके जो ना मल्टीपल स्लैब्स हैं उसमें सैलरी वाला कब अप्लाई होगा, जब तुम्हारी सैलरी इनकम मोर देन 75% ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम होगी। अगली बात ये है कि आपके पास ये एक और चीज़ है, अगेन मैं आपको रिपीट करूँगा, मैंने आपसे जैसे कहा कि आपको याद नहीं करने हैं, आपको एग्ज़ाम में गिवन होंगे कि क्या टैक्स रेट्स हैं। सही है, तो अब कह रहे हैं टैक्स रेट फॉर नॉन सैलरीड, यानी कि जो नॉन सैलरीड इंडिविजुअल हैं और जो AOP है, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस है, यानी कि कोई पार्टनरशिप बिजनेस है, यानी कि कोई जो है वो जॉइंट वेंचर है वगैरह वगैरह वगैरह, तो उन तमाम के तमाम को क्या कहलाएगा, नॉन सैलरीड इंडिविजुअल या फिर AOP। तो नॉन सैलरीड इंडिविजुअल में अगर आप देखेंगे ना
तो 4 लाख रुपए की टैक्स एग्जेम्पशन है, यानी बिलो टैक्सेबल लिमिट जो है ना वो 4 लाख की इनकम होती है। सो आई रिपीट, जो 4 लाख की इनकम है वो बिलो टैक्सेबल लिमिट होती है, इससे ऊपर की जो इनकम है वो बिलो टैक्सेबल लिमिट नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब अगेन बात यह है, मैं रिपीट करता हूँ, बात यह है कि व्हाट एग्जैक्टली इज इट दैट वी नीड टू डू। तो मैं आपको देखें दोबारा से एक बात समझाना ही चाह रहा हूँ कि आपने एक चीज़ ये देखनी है कि क्या बंदा सैलरीड है या नॉन सैलरीड है। अगर सैलरीड है तो उसका टैक्स रेट कार्ड अलग है, नॉन सैलरीड है तो उसका टैक्स रेट कार्ड अलग है। अब मैं 1 मिनट के लिए वेट कर रहा हूँ, आप एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट लें। ये जो आपके सामने स्क्रीन आ रही है ना, इसका स्क्रीनशॉट लें, या प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सही है? अच्छा, अब एक काम करें, अब ये वाला जो पेज है ना, अब इसका स्क्रीनशॉट लें। सही है जी? अच्छा, अब देखें, अब ये हो गया ना स्क्रीनशॉट। अब ज़रा मैं कुछ थोड़ी सी बात करता हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ ये कह रहा हूँ कि आप ये समझें कि आपके पास एग्जाम्पल है कि मिस्टर सलीम had following incomes during the tax year. अब रिक्वायरमेंट जो आपकी है वो रिक्वायरमेंट ये है कि आप इन सलीम साहब की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें। तो सलीम साहब की ये इनकम थी ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। क्या इनकम थी? आपके सामने आ रही है सारी इनकम, कि सैलरी से 9 मिलियन, बिजनेस से 1 मिलियन, प्रॉपर्टी से 1.5 मिलियन, कैपिटल गेन से 3 लाख रुपए, अदर सोर्सेज से 2 लाख रुपए। रिक्वायरमेंट है कि टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें। चलें, अब आप एक काम करें कि सलीम साहब की टैक्स लायबिलिटी निकालें। बात यह है कि अभी तो हमने एफटीआर पढ़ा ही नहीं है ना यार, तो एफटीआर को छोड़ें, आप एफटीआर को अभी बातें नहीं करें, सही है ना, क्योंकि हमने एफटीआर पढ़ा ही नहीं है ना। अच्छा जी, देखें आप ज़रा बात समझिएगा, ज़रा इसको देखिएगा। वो ये है कि ये जो टोटल इनकम आती है वो अगर आप देखेंगे, सो दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी 12 मिलियन जो है ना वो आपके पास टोटल इनकम आएगी। सही है? क्या आएगी? टोटल इनकम आपके पास 12 मिलियन आएगी। सो अगर हम देखें कि क्या ये बंदा सैलरीड है, सवाल, सो द आंसर इज़ कि 9 मिलियन डिवाइडेड बाय 12 मिलियन इज़ 75%. दैट मीन्स दैट दिस पर्सन इज़ नॉट अ सैलरीड पर्सन। आई रिपीट, दैट मीन्स दैट दिस पर्सन इज़ नॉट अ सैलरीड पर्सन। ये सैलरीड पर्सन नहीं है। ये क्या है? ये अदर देन सैलरीड है, ये नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है। सही है? अच्छा, अब अगर ये नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है तो उस नॉन सैलरीड इंडिविजुअल के केस के अंदर होगा क्या, इसको ज़रा समझना। नॉन सैलरीड इंडिविजुअल के केस में आपके पास टैक्स रेट कार्ड डिफरेंट हो जाएगा, जो मैंने आपको कहा था, आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। सो वहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो जो टोटल इनकम है इसकी वो एक्सीड कर रही है 6 मिलियन से। किससे एक्सीड कर रही है? 6 मिलियन से एक्सीड कर रही है। तो अगर इसकी टैक्सेबल इनकम 6 मिलियन से एक्सीड कर रही है तो आप क्या करोगे?
आप कहोगे कि इसकी जो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है वो इसकी टैक्स लायबिलिटी ऐसे कैलकुलेट होगी कि आप सिंपली ये कहेंगे कि आप कहेंगे टैक्स ऑन ₹6 मिलियन, और फिर आप कहेंगे टैक्स ऑन बैलेंस एट द रेट ऑफ कितना है, ये 1.22 मिलियन है और बाकी 35% है। सो हेंस रिजल्टिंगली क्या हो जाएगा, रिजल्टिंगली बाकी 6 मिलियन पे 35% की टैक्स लायबिलिटी एप्लीकेबल होगी। सो रिजल्टिंगली 6 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 35%, सो दिस एक्चुअली गिव्स यू 2.1 मिलियन। सो अगर ये 2.1 मिलियन है तो 1220 प्लस 2100, सो ये हो जाएगा अल्टीमेटली 3320,000। क्या हो जाएगा, 3320,000। सो आई रिपीट, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 3320,000 हो जाएगा। सो मैं रिपीट करता हूँ, ये क्या हो जाएगा, 3320,000 की लाइबिलिटी हो जाएगी। सही है, तो सही है नूर ज़हरा, आपका आंसर सही था। और बाकी ये है कि भाई बाकी लोगों के आंसर क्यों नहीं आए थे, क्या तुम लोगों को समझ में नहीं आया है या परेशान हो गए हो, क्या मसला हो रहा है, वाई यू कुड नॉट कैलकुलेट द लाइबिलिटी। हाँ भाई क्या हुआ, तुम लोगों की लाइबिलिटी क्यों नहीं कैलकुलेट हुई। अच्छा तो भाई ये बात समझ में आई ना कि सही है अपना ज़िया, सही है, ओके भाई ये बात समझ में आई ना कि इनकी जो बेसिकली सैलरी इनकम है वो टोटल टैक्सेबल इनकम का 75% है। तो इसलिए ये सैलरीड इंडिविजुअल नहीं होंगे, बिकॉज अगर एक्सीड करेगी तो हैं, अगर एक्सीड नहीं करेगी तो सैलरीड इंडिविजुअल नहीं है, अगर एक्सीड नहीं करेगी तो सैलरीड इंडिविजुअल नहीं है। अच्छा जी, अब नाउ लेट्स जस्ट मूव अ बिट फॉरवर्ड एंड लेट्स टॉक अ बिट फर्दर कि अगर हम मज़ीद कुछ थोड़ी सी बात करते हैं कि मज़ीद सिचुएशन क्या क्या है, तो यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अभी अगर एओपी भी होता ना तो उसके ऊपर भी यही वाला टैक्स रेट कार्ड लगता, यही वाला टैक्स रेट कार्ड लगता है एओपी के ऊपर भी, जैसे इंडिविजुअल अदर देन सैलरीड पे लग रहा है, इसी तरीके से एओपी पे भी यही वाला टैक्स रेट कार्ड लगता। हाँ भाई सही है सारे, जवाब नहीं आ रहा, जवाब नहीं आ रहा। 2-3 बच्चे ही एक्टिव हैं, बाकी सारे खामोश हैं। क्यों खामोश हो भाई, खामोश रहोगे तो कैसे काम चलेगा। चलें, गुड इनफ, ओके नाउ लेट्स मूव अ बिट फॉरवर्ड एंड लेट्स डिस्कस फर्दर। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम टैक्स पेबल की कहानी आ रही। आई रिपीट, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इधर आपके पास कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पेबल की एक कहानी आ रही है। ये कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पेबल क्या है, इसको मैं आपको कहूँगा कि यार अभी फॉर द टाइम बिंग इसकी तफसीलात में जाना छोड़ दें, अभी फॉर द टाइम बिंग इसकी तफसीलात में जाना छोड़ दें, बट लेकिन एक छोटी सी चीज़ समझ लें। वो छोटी सी चीज़ क्या समझ लें, वो ये है कि ये जो एलिमेंट है ना, आई एम जस्ट गोना पिक अप दिस स्पेसिफिक एलिमेंट फॉर द टाइम बिंग, आई एम जस्ट गोना पिक अप दिस स्पेसिफिक एलिमेंट फॉर द टाइम बिंग, और इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या चीज़ है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम के एतबार से, कि इनकम आप कैसे कंप्यूट करते हैं, कैसे कंप्यूट नहीं करते। सही है, अच्छा सॉरी, जो टैक्स लायबिलिटी वो आप कैसे कंप्यूट करते हैं। तो याद रखिएगा कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी टैक्सेबल इनकम आ गई, जो भी आई एक्स वाई जेड, जो भी टैक्सेबल इनकम आई। अब जब आपकी टैक्सेबल इनकम आ गई ना तो उस टैक्सेबल इनकम पे आप क्या करेंगे उसको ज़रा समझिएगा। सो आई रिपीट, जब आपकी टैक्सेबल इनकम आ गई तो उस टैक्सेबल इनकम पे आप क्या करेंगे उसको ज़रा समझिएगा। आप उस टैक्सेबल इनकम पे अपनी टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, अपनी टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। कैसे लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, जिस तरह से अभी हम कैलकुलेट कर रहे थे, जिस तरह से अभी हम कैलकुलेट कर रहे थे, आप इस तरह से अपनी
टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। सही है। अच्छा, तो मैंने आपसे कहा कि जिस तरह से अभी हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें तो उस तरह से आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आपको कुछ टैक्स रिडक्शंस अलाउड होंगी और कुछ टैक्स क्रेडिट्स अलाउड होंगे। अब मैं आपको छोटी सी इसकी एग्जांपल दे देता हूँ कि टैक्स क्रेडिट्स क्या है। इसका अलग से एक सेपरेट चैप्टर है, इसका अलग से एक सेपरेट चैप्टर है, इस वजह से मैं इसकी डिस्कशन इस वक्त नहीं कर रहा। आई रिपीट, इसका एक सेपरेट चैप्टर है जहाँ पे हम तफसील में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो इस वजह से मैं इसको इस वक्त डिस्कस नहीं कर रहा। सही है। अच्छा जी, अब नाउ व्हाट इज़ दिस टैक्स रिडक्शंस एंड टैक्स क्रेडिट्स, इसको ज़रा समझिएगा। होता कुछ तरीके से कि जो टैक्सेशन का निज़ाम होता है ना, वो टैक्सेशन के निज़ाम को गवर्नमेंट ने, या गवर्नमेंट का इदारा है जो मैं आपको पहले भी बता चुका था, FBI, तो FBI ने टैक्सेशन का निज़ाम कुछ इस तरीके से बनाया है कि उस टैक्सेशन के निज़ाम के थ्रू FBI क्या करना चाहता है, क्या अचीव करना चाहता है, ये चीज़ समझिएगा। इस पूरे के पूरे टैक्सेशन के निज़ाम के थ्रू FBI जो है ना, सिर्फ और सिर्फ पैसे नहीं गैदर करना चाहता, सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो टैक्सेस नहीं कलेक्ट करना चाहता, बल्कि FBI का एक मकसद ये भी होता है कि मुख्तलिफ तरह के बिजनेसेस भी प्रमोट हों। FBI का एक मकसद ये भी होता है कि हमारी इकनॉमी किसी न किसी तरीके से आगे जाए। सो रिपीट, FBI का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये नहीं होता कि FBI जो है ना तुमसे टैक्सेस गैदर कर ले, पैसे ले ले और बस कहानी ख़त्म हो जाए। नहीं, FBI का एक मकसद ये भी होता है कि FBI इकनॉमी को सपोर्ट करे। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इंश्योरेंस है, इसी तरह से लिस्टेड कंपनीज हैं, इसी तरीके से लेट्स से के चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है। तो अब नाउ फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जी, जुबली हेल्थ इंश्योरेंस, आदम जी हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ये मुख्तलिफ तरह की हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज होती। तो हमारे इधर जो ना लोग जनरली स्पीकिंग हेल्थ इंश्योरेंस करवाते नहीं हैं। एक तो इंश्योरेंस वैसे ही हमारे इधर मसला ये है कि इंश्योरेंस जो है ना शरई असूलों के तहत सही नहीं है और उसका अल्टरनेट तकाफुल है। सो कुछ उलमा उस पर तकाफुल पे भी बिलीव नहीं करते, वो कहते हैं तकाफुल भी सही नहीं है। सो खैर एनीवेज, आई मीन एवरीवन हैज़ गॉट अ डिफरेंट माइंडसेट, एवरीवन हैज़ गॉट अ डिफरेंट अप्रोच। तो मैं आपको एक इन जनरल एक बात ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है, वो हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर को गवर्नमेंट प्रमोट करने के लिए क्या कहती है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कुछ। सही है, गवर्नमेंट कहती है कि यार जितना हेल्थ इंश्योरेंस होता है ना, जब आप इसकी पॉलिसी लेते हैं तो आप इस पर एनुअली प्रीमियम पे करते हैं। क्या करते हैं, जब भी आप कोई पॉलिसी खरीदते हैं तो आप एनुअली प्रीमियम पे करते हैं। अब अगर आप कोई पॉलिसी खरीदते हैं और उस पर आप एनुअली प्रीमियम पे करते हैं तो उसमें ज़रा बात समझिएगा। एनुअली प्रीमियम पे करने का मतलब क्या होता है? एनुअली प्रीमियम पे करने का मतलब ये होता है कि एज अ गवर्नमेंट, आई रिपीट, अगर आप एनुअली प्रीमियम पे करते हैं तो गवर्नमेंट जो है ना वो क्या करती है, गवर्नमेंट कहती है यार बात सुनो, तुम इस प्रीमियम के अगेंस्ट टैक्स क्रेडिट ले लो। अच्छा, हम कहेंगे यार टैक्स क्रेडिट क्या मतलब है? मतलब मिसाल है, गवर्नमेंट कहेगी एक बात सुनो, तुम्हारी जो टैक्स लायबिलिटी है, वो तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी लेट्स से कि 5 लाख रुपए, और जो तुम्हारी टैक्सेबल इनकम है वो तुम्हारी टैक्सेबल इनकम अज्यूम करें कि तुम्हारी टैक्सेबल इनकम 3 मिलियन रुपीज़ है। तो इसका मतलब ये है कि इसको अगर तुम डिवाइड करोगे 5 लाख को डिवाइडेड बाय 3 मिलियन, सो तुम्हारे पास रिजल्टिंगली 16.67% का एवरेज रेट ऑफ टैक्स आ जाएगा। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, और मैंने आपसे कहा कि मैं इस वक्त सरसरी तौर पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, मैं आगे जाके पूरा एक चैप्टर है टैक्स क्रेडिट का, उस वक्त समझाऊंगा तफसील में, लेकिन मैं आपको सरसरी एक आइडिया दे रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को कुछ सेक्टर्स को, कुछ एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करना होता है, इकनॉमी में उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ाना होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, मुख्तलिफ तरह के टैक्स इंसेंटिव्स देती है। सो आई रिपीट, गवर्नमेंट क्या करती है, मुख्तलिफ तरह के टैक्स इंसेंटिव्स देती है। अब वो क्या टैक्स इंसेंटिव्स देती है उसको ज़रा समझना। तो गवर्नमेंट वो जो मुख्तलिफ तरह के टैक्स इंसेंटिव्स देती है ना, वो टैक्स इंसेंटिव्स का कॉन्सेप्ट क्या है समझो। मैंने कहा जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस हम एनुअली प्रीमियम देते हैं। अब हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है, हमारी गवर्नमेंट कहती है तुम अपना एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैलकुलेट करो। क्या करो,
तुम अपना एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करो? जो भी तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी है उसको डिवाइड कर दो टैक्सेबल इनकम से, टैक्स लायबिलिटी को डिवाइड कर दो टैक्सेबल इनकम से, तो तुम्हारा एवरेज रेट ऑफ टैक्स आ गया। अच्छा, अब क्या करना है? अब करना ये कि जो भी तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी है ना, समझो तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी थी 5 लाख से, उसमें से तुम टैक्स क्रेडिट ले लो। जी किस चीज़ का टैक्स क्रेडिट? क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है, देखो तुमने कंट्रीब्यूशन दिया ना टू हेल्थ इंश्योरेंस, आपसे पूछा गवर्नमेंट ने कितना दिया, आपने कहा जी हमने तो 2 लाख रुपए का प्रीमियम दिया। गवर्नमेंट ने कहा ओके, मल्टीप्लाई बाय 16.67% करो, कितना होता है? आपने कहा जी ये तो बनता है 33,333। अच्छा, गवर्नमेंट ने कहा अच्छा एक बात बताओ, ये बताओ कि तुमने इस साल में डोनेशंस कितने दिए? एदी को, शौकत खानम को, सैलानी को, एक्सेट्रा, मुख्तलिफ जगह पे डोनेशन कितने दिए? आपने कहा यार मैंने कोई 3 लाख रुपए के करीब डोनेशन दिए। गवर्नमेंट ने कहा अच्छा इसको भी मल्टीप्लाई करो 16.67 से। सो ये बन जाता है कोई तकरीबन 50,000 रुपये। गवर्नमेंट ने कहा एक काम करो, ये भी माइनस कर दो। अब तुम एक काम करो, अब तुम नेट टैक्स पेबल जो है ना, ये तुम्हारी लायबिलिटी बनती, यानी कि 416,667 ये तुम्हारी बेटा टैक्स लायबिलिटी बनती। आई रिपीट 416,667 ये तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी बनती। देखें समझ में आया? तो पहली बात मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि जो भी तुम्हारी XYZ टैक्सेबल इनकम आई ना, उस टैक्सेबल इनकम पे टैक्स लायबिलिटी निकालोगे। कैसे? पीछे सिखाया है। उस टैक्स लायबिलिटी के बाद इसमें से टैक्स रिडक्शंस, टैक्स क्रेडिट्स माइनस करोगे। ये टैक्स क्रेडिट्स क्या होते हैं? मैंने कहा अलग से चैप्टर है, पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन आइडिया के तौर पे बता रहा हूँ। गवर्नमेंट कुछ सेक्टर्स को, कुछ इंडस्ट्रीज़ को, कुछ एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना चाहती है, तो उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट उस पर टैक्स क्रेडिट्स देती है। टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट आपको कहती है काम करो, अपना एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालो, आपने निकाल लिया। अब गवर्नमेंट आपको कहेगी बात सुनो, एवरेज रेट ऑफ टैक्स में तुमने क्या करना है, जो भी लायबिलिटी हो मतलब माइनस करो। क्या? कॉन्ट्रीब्यूशंस। कॉन्ट्रीब्यूशंस, कॉन्ट्रीब्यूशंस किस चीज़ में? कॉन्ट्रीब्यूशंस टू हेल्थ इंश्योरेंस। तुमने हेल्थ इंश्योरेंस को दिया ना, हेल्थ इंश्योरेंस को पैसा दिया ना, आपसे पूछा जी कितना दिया, आपने कहा जी हेल्थ इंश्योरेंस को पैसा दिया 33,333 यानी कि सॉरी 200,000, मल्टीप्लाई करा उसको एवरेज रेट ऑफ टैक्स से करा। अच्छा इतना तुम टैक्स क्रेडिट ले लो, ओके। अच्छा भाई तुम बताओ तुमने डोनेशन कितने दिए? आपने कहा 3 लाख के। अच्छा एक काम करो, इस पर टैक्स क्रेडिट लो 50,000। इनडायरेक्टली गवर्नमेंट क्या कर रही है? बेनिफिट दे रही है। इनडायरेक्टली गवर्नमेंट क्या कर रही है? बेनिफिट दे रही है। इस बेनिफिट से क्या हो रहा है कि आप इनकरेज हो रहे हो कि आप डोनेशंस दो, आप इनकरेज हो रहे हो, आप हेल्थ इंश्योरेंस कराओ, तो आपको अलग से स्कीम में फ़ायदा भी तो है। इस एक तरफ प्रीमियम तो जाता है, लेकिन साथ में टैक्स क्रेडिट भी मिल जाता है। सो दैट इज समथिंग दैट इज एक्चुअली हैपनिंग। अब देख लें, समझ में आता है यहाँ तक? हाँ भाई समझ में आता है? जी जी अनम्यूट कर लें प्लीज, पूछ लें। या बहुत फ़ायदा होगा ना अगर लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन यू हैव गॉट एन हेल्थ इंश्योरेंस, सो दैट बर्डन इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड to the insurance company rather than the government. For example, you come across an accident and you're being taken to a government hospital in an emergency. So the rule is that the government hospital, they run on the government funds, they don't charge you the money. So if that is going to be covered by the insurance company is going to pay that money. सही? अच्छा अब देखें, बात सुनिएगा। नाउ व्हाट नेक्स्ट इज देयर? नेक्स्ट सिचुएशन ये है कि ये तो हो गया ना, ये होने के बाद अब क्या हुआ कि जी जो भी आपका नेट टैक्स आया उसमें से जो भी आपने पे करा हुआ टैक्स ऑलरेडी पेड इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट, तो
जैसे हमने मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों पे टैक्स पे किया हुआ होता है। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मोबाइल फ़ोन के बिल पे टैक्स पे किया होता है, उसके अलावा जो है इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स पे किया होता है, उसके अलावा जो है हमने अपना गाड़ी रजिस्टर कराई होती है उस पर टैक्स पे किया होता है। ऐसे बेशुमार तरह के टैक्सेस होते हैं जो कि हम ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं। हमारी सैलरी पे हमारे एम्प्लॉयर ने टैक्स डिडक्ट किया होता है। तो बेसिकली जितना भी तुम्हारा टैक्स डिडक्ट हो गया वो सारा का सारा टैक्स माइनस होगा। मतलब मिसाल है, तुम्हारी लाइबिलिटी थी 5 लाख, तुम्हें रिडक्शन मिले जी कितने 80,000 के, सो तुम्हारे नेट टैक्स बनता है कितना 4,20,000। अब उसमें से तुम क्या करोगे, अब उसमें से तुम करोगे ये कि तुम लेट से कि 1 लाख रुपए का टैक्स पे करोगे, राइट, सॉरी ऑलरेडी पेड है, तो तुम 3,20,000 रुपये को एडिशनल गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दोगे। यहाँ तक क्लियर? तो जो तुम्हारी लाइबिलिटी बनी उसमें से जो क्रेडिट्स हुए, क्रेडिट्स होने का नेट बना, नेट के बाद तुमने जो ऑलरेडी पे करे वो माइनस करोगे, माइनस करने के बाद जो बचता है वो तुम पे करोगे। सही भाई, यहाँ तक क्लियर है? जी भाई यहाँ तक क्लियर है ना? सही है। सो व्हाट हैव वी डन फॉर टुडे, हमने बेसिकली ये जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, इस बेसिक कॉन्सेप्ट्स में अब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, कि हमने ये पढ़ लिया कि व्हाट इज़, हाउ डू वी एग्जैक्टली डिटरमिन द टैक्स लाइबिलिटी, दैट इज़ समथिंग दैट वी हैव स्टडीड फॉर नाउ। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ ले, और एल्स वी आर गोना एंड इट अप ओवर हियर।